तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी 14 एंड 17 की। 14 एंड 17 क्या था? मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात थी कि जहां पर देयर इज अ नो इशू सर, ठीक है। जहां पर देयर इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कैसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है? पहला, जहां पर द पर्सन फील्स दैट ही इज बाउंड बाय लॉ, उसको लगता है कि वो बाउंड है लॉ से, उसको वो काम करना ही पड़ेगा। उसमें भी दो पार्ट्स थे। दो पार्ट्स क्या थे? कि या तो वो सच में बाउंड है या फिर उसको लगता है वो बाउंड है। दोनों केसेस में या तो वो सच में बाउंड है या फिर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही फील्स दैट ही इज बाउंड। सेकेंड वन वाज दैट ही फील्स, द पर्सन फील्स दैट ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ। अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसको बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऐसा लग रहा है कि ही इज जस्टिफाइड, यानी कि वो ठीक कर रहा है कानूनी तौर पर, उसके पास जस्टिफिकेशन है उस चीज की। और मैंने उसके एग्जाम्पल भी दिए थे कि जैसे एक इंसान को मैं रोकता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो किसी पे अटैक करने वाला है, बट एक्चुअली वो अटैक नहीं कर रहा था, वो खाली सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था। तो वहां पर जो मैंने काम किया, आई फेल्ट, मैंने उसको रोका, आई फेल्ट दैट आई एम जस्टिफाइड बाय लॉ, पर एक्चुअली इट वाज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। बट अभी क्या आ रहा है? अभी हम लोग बात करने वाले हैं 15 एंड 16 की। तो जो पहले 77 78 हुआ करता था, नंबर्स में बहुत कंफ्यूजन हो रही है अब, बिकॉज ऑफ बीएनएस एंड दिस थिंग आईपीसी। दोनों नंबर्स को साथ याद रखना एक प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो 77 78 इज नाउ 15 एंड 16। तो अब समझते हैं कि क्या है सेक्शन 15 में। So it says nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law. तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसी चीज जो जज करता है जुडिशियली, जज के पास प्रोटेक्शन होती है। अब जैसे एक आम इंसान अगर किसी को कहेगा कि उसको मार डालो, जैसे मैं किसी को कहता हूँ, मैं मनप्रीत को कहता हूँ कि वो जो बंदा है, वो जो सामने खड़ा है, उसको मार डालो, तो वो ऑफेंस है, क्राइम है। लेकिन अगर वही चीज जज कहता है इन हिज ऑर्डर कि इस इंसान को कैपिटल पनिशमेंट दे दो या इस इंसान को मार डालो, तो उसके पास एक क्या है? एक डिफेंस है। कौन सा डिफेंस है? ही हैज सेक्शन 77, कि वो जब जुडिशियली एक्ट कर रहा है तो एक जज के पास जुडिशियली एक्ट करते वक्त एक इम्यूनिटी है। और जब मैं जुडिशियली की बात करूं, दैट मींस इन हिज जुडिशियल कैपेसिटी एज अ जज वो काम कर रहा है, नॉट आउटसाइड द ऑफिस। इट हैज टू बी विद इन द ऑफिस, राइट? सो ही इज एक्टिंग जुडिशियली, ही इज एक्सरसाइजिंग हिज पावर इन गुड फेथ। ना गुड फेथ मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बार बार आएगा, गुड फेथ और भी जगहों पर आएगा। गुड फेथ का मतलब क्या होता है? गुड फेथ का मतलब दैट ही इज एक्टिंग विदाउट मेलिस। आपके दिमाग में कुछ ऐसा गलत इंटेंशन चल रही है तो मेलिस है, लेकिन यहां पर मेलिस नहीं होनी चाहिए, कोई गलत इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए। गुड फेथ का मतलब यू आर एक्टिंग ऑनेस्टली एंड इन योर जुडिशियल कैपेसिटी। तो ये प्रोटेक्शन जो आ रही है उसके पास, अगर कभी ऐसा होता है दैट ही सरपासेस हिज पावर इन गुड फेथ, अगर वो गुड फेथ में अपनी पावर को सरपास कर जाता है, उसको एक्सीड कर जाता है while acting judicially, but actually he is exceeding his power unknowingly, या कोई ऐसी चीज कर देता है unknowingly in good faith which he believes is a part of his power, तब भी उसको गलत नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि मेलिस प्रूफ नहीं हो जाती, या फिर एक बैड इंटेंशन या फिर ऐसा मेंसरिया प्रूफ नहीं हो जाता, या एक ऐसी इवल इंटेंट प्रूफ नहीं हो जाती। ठीक है, अभी क्लियर विद इट? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये हमें पता है, मेरे ख्याल से आज जो हमारे साथ बैठे हैं हम सब लॉ वाले ही हैं। देयर इज नो वन फ्रॉम यूपीएससी टुडे। तो ये बात हम समझते हैं कि जज के पास क्या पावर है। जज के पास पावर है, दोनों तरीके से पावर है। पहली बात, when he is acting judicially and he does something, he has that power, he has that immunity. Second, when he believes, उसको लगता है that he has that power, और उसमें अगर उससे कोई गलती भी हो जाती है बाय चांस, it has to be a mistake, तब भी he would be pardoned. Clear? Any doubt? Clear? Perfect. और आज हम लोग ना कोशिश करेंगे जितने ज्यादा हो सके एक्सेप्शंस कर लेंगे। अब एग्जाम्पल, क्योंकि हमने इसमें दो बातें करी हैं। एक बात ये थी दैट ही हैज दैट पावर, सेकंड इज दैट ही बिलीव्स ही हैज दैट पावर। दोनों केसेस को अगर हम देखें तो पहले वाले के लिए एक जज जो कि सेंटेंस करता है किसी प्रिजनर को डेथ, ये मैंने अभी बताया आपको कि जब वो किसी को डेथ सेंटेंस देता है तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल अगर उसमें कोई गलती भी हुई है।
अगर उसमें कोई गलती भी हुई है इवन रॉन्गली, तो भी वहां पर उसको पर्सनली लायबल नहीं किया जा सकता. ही कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बिकॉज ही फील्स व्हाट ही इज डूइंग इज राइट इन गुड फेथ. सेकेंड, द एक्ट ऑफ जज इज एग्जेम्प्टेड अंडर द कोड, ये कोड नहीं संहिता होगा, फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी where the judge is not charged of the crime committed as the act show absence of mens rea. तो यहाँ पर क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंसरिया है, कोई गिल्टी माइंड नहीं है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है गलत करने की. इट्स जस्ट दैट इन गुड फेथ ही इज एक्टिंग एज अ जज. सो इवन इफ ही एक्सीड्स हिज पावर, डज अ मिस्टेक, मेक्स एन एरर, he would not be personally liable for it. Then comes section 16. अब सेक्शन 16 कहता है कि समझ लीजिए, आप ये मान के चलिए कि जज से तो कोई गलती हो गई, जज ने तो कोई फैक्चुअल मिस्टेक कर दी और उसकी वजह से कोई गलत फैसला हो भी गया. तो जो ऑफिसर्स हैं जो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं उस ऑर्डर को, उनका क्या होगा? सर वो भी प्रोटेक्टेड है, दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड. तो अगर फैसला सही है, देर इज नो एरर एज सच, और उसमें अगर कोई इंसान एग्जीक्यूट कर रहा है उस फैसले को, कोई ऑफिसर है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, कोई पुलिस वाला है, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवा रहा है, तब तो वैसे प्रोटेक्टेड है. लेकिन अगर कोई गलती भी हो गई है ना जजमेंट में, तो भी वो प्रोटेक्टेड है. देन ऑल्सो ही इज प्रोटेक्टेड. दैट इज व्हाट 16 सेज. एक बार इसको पढ़ लो, अगर कोई डाउट होता है तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. वर्ड बाय वर्ड इसमें एक्सप्लेन करने वाला एज सच कुछ है नहीं, जस्ट गो थ्रू इट वंस, रीड इट एंड लेट मी नो आपने पढ़ लिया. यहाँ पर ना एक चीज नोटिस करने वाली है जो बहुत एक्सप्लिसिटली दी हुई है, जो आपने 15 में नहीं देखी होगी. यहां पर लिखा है द कोर्ट मे हैव हैड नो ज्यूरिसडिक्शन, कि अपनी पावर से ज्यादा, अपनी ज्यूरिसडिक्शन से ज्यादा भी अगर उसने फैसला कर दिया है, जो कि बाद में इट कैन बी एन इशू फॉर द कोर्ट, फॉर द जज. लेकिन उस टाइम पर जब वो गुड फेथ में वो फैसला सुना रहा है, इवन इफ इट्स लाइक एक्सीडिंग द ज्यूरिसडिक्शन, स्टिल he would not be liable. I mean, the judge would not be liable, and even his officers would not be liable. His or her, कोई भी हो सकता है, can be a male or a female, उनके ऑफिसर्स भी लाइबल नहीं होंगे जो उसको एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलो, thus if a magistrate authorized to issue a search warrant, और सर्च वारंट के लिए एक रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. बिना किसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के लेट्स से मैजिस्ट्रेट ने एक सर्च वारंट इशू करवा दिया, और जो पुलिस वाला था उसने जाकर वहां पर सर्च वारंट दिखाकर सर्च कर भी लिया, तो यहाँ पर वो जो पुलिस वाला है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी. ऑल्दो जज ने गलती करी या मैजिस्ट्रेट ने गलती करी, विदाउट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन उसने ऐसा सर्च वारंट इशू किया, लेकिन इसमें मैजिस्ट्रेट भी प्रोटेक्टेड रहेगा और इसमें जो पुलिस वाला है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा. सेक्शन 18, जो कि सेक्शन 80 होता था एपीसी का, वो कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून एंड विदाउट एनी criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with a proper care and caution. बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहां पर प्रॉपर केयर एंड कॉशन की ना डिमांड होती है, तो यहां पर भी है. वो कह रहे हैं अगर किसी चीज को आपको एक्सीडेंट प्रूव करना है, इफ यू हैव टू प्रूव इट एज एक्सीडेंट, कि वो चीज गलती से हुई है, तो उसके लिए आपका प्रॉपर केयर एंड कॉशन आपको प्रूव करना पड़ेगा, दैट यू वर केयरफुल और यू टुक कॉशन. जैसे वो जो लड़का कार चला रहा था, जो अभी केस आया है, उसके अंदर ही वॉज स्पीडिंग द कार, ही वॉज ड्रंक, तो वहां पर प्रॉपर केयर एंड कॉशन तो मिसिंग है. ठीक है, ये बात अलग है कि वो 18 से नीचे का, 18 से नीचे का, वो तो एक बात अलग है ही है, लेकिन लेट्स से अगर वो बड़ी एज का भी होता तो वहां पर उसने प्रॉपर केयर एंड कॉशन तो नहीं लिया, क्योंकि वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था. तो नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन. हम ये जरूर कह सकते हैं कि विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन हुआ है, बिकॉज ही वाज ड्राइविंग, तो कोई इंटेंशन तो नहीं थी कि वो किसी को मारना चाह रहा था. लेकिन आप अगर नोटिस करें, यहां पर एक वर्ड आ रहा है क्रिमिनल इंटेंशन के साथ, और ये हमने पढ़ा भी था, विच इज नॉलेज. अगर आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ये तो नॉलेज होनी चाहिए कि कोई मर सकता है. यू ड्राइविंग द कार रियली फास्ट, तो आपको ये नॉलेज तो होगी कि कोई ना कोई मर सकता है. तो इंटेंशन तो नहीं है लेकिन नॉलेज तो है. दूसरी बात,
इट वॉज नॉट अ लॉफुल एक्ट विच ही वॉज डूइंग। ना उसने उसको लॉफुल मैनर में किया, ना लॉफुल मीन्स से किया। लॉफुल एक्ट का मतलब क्या होता है? अब ये लॉफुल कैसे था कि एक 17 साल का लड़का बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है? तो ये लॉफुल एक्ट तो नहीं है। लॉफुल मैनर भी नहीं था। मैनर और मीन्स दोनों मिसिंग है यहाँ पर। मीन्स का मतलब क्या है? ही डजंट हैव द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ही इज ड्राइविंग अ कार विच इज ओन्ड बाय हिज फादर एंड ही हिमसेल्फ डजंट हैव द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स। द मैनर कुड हैव बीन कि वो शराब पी के गाड़ी चला रहा है, तो मैनर भी वहां पर इलीगल है, लीगल नहीं है, लॉफुल नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स जब एक साथ आते हैं, एसेंशियल्स इसलिए जरूरी होते हैं। हम लोग एलएलबी करते टाइम या एलएलएम करते टाइम हम ये समझते हैं कि थ्योरी है। ये थ्योरी नहीं है, ये कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है। और ये एक एक पॉइंट जब प्रूव होता है ना, मैंने अपने सामने केस देखा था, मैंने शायद बताया भी था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस था। एंड देयर वाज अ डिस्कशन गोइंग ऑन अबाउट द एसेंशियल्स देयर, कि डेफिनेशन के एसेंशियल्स क्या है। तो आप जो पढ़ते हैं यहाँ पर इन द डेफिनेशन और इन द संहिता, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द कोर्ट एज वेल। ठीक है? तो ये सारे फैक्टर्स अगर होंगे तभी आप एक्सीडेंट प्रूव कर पाओगे, अगर नहीं होंगे तो नहीं कर पाओगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि एक्सीडेंट है, कैसे है, इंटेंशन आपकी होनी नहीं चाहिए, नॉलेज आपको होनी नहीं चाहिए, लॉफुल एक्ट होना चाहिए, लॉफुल मैनर में होना चाहिए, लॉफुल मीन्स होने चाहिए, विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन होना चाहिए। ये सारा कुछ अगर मिलेगा तभी एक्सीडेंट प्रूव हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा सर। ठीक। अब इसको देखते हैं। ये इलस्ट्रेशन है, इसी के साथ दी हुई इलस्ट्रेशन है, इसको पढ़िए एक बार। पढ़िए और मुझे बताइए समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो वो अगर कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, ए जो है वो कुल्हाड़ी को यूज कर रहा है, कुल्हाड़ी का जो हेड है वो फ्लाई करता है, उसने मारा, द हेड फ्लाइज एंड किल्स अ मैन, और एक आदमी को मार डालता है। वो कह रहा है कि अगर प्रॉपर कॉशन की जरूरत नहीं है, इफ देर इज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि एक्सक्यूजेबल है। तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो एक्सीडेंट की श्रेणी में ही आएगा, इट वुड कम इन द एम्बिट ऑफ एक्सीडेंट। लेकिन अगर प्रॉपर कॉशन की जरूरत थी और आपने वो कॉशन नहीं लिया, इन दैट केस आप एक्सीडेंट उसको प्रूव नहीं कर सकते, बिकॉज यू वर सपोज टू बी अ लिटिल मोर कॉशियस। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ये इसके एसेंशियल्स है, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये सारे। अभी एग्जांपल्स देखिए। अब पहले वाला एग्जांपल देखिए। किसी ने गन ली और बिना ये जाने कि वो लोडेड है नहीं है, उसमें गन में बुलेट्स हैं या नहीं है, उसने क्या किया? उसने ट्रिगर दबा दिया और बी मर गया। तो ये एक्सीडेंट नहीं है। आपको नॉलेज होनी चाहिए थी, आपको नॉलेज होनी चाहिए थी कि गन कैसे भी हालत में हो सकती है, गन कैन बी लोडेड, कैन नॉट बी लोडेड, उसमें बुलेट्स हो सकती हैं, बुलेट्स नहीं हो सकती। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको पता नहीं था, इट वाज बाय एक्सीडेंट। नो, एंड यू शुड हैव टेकन प्रॉपर केयर एंड कॉशन। अगर आप एक गन को हैंडल कर रहे हो तो आपको प्रॉपर केयर एंड कॉशन लेना चाहिए था। अगर आपने नहीं लिया, देयर वाज अ नीड ऑफ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। यहाँ पे जरूरत थी प्रॉपर केयर एंड कॉशन की, वो आपने नहीं लिया, तो यहाँ पर ये एक्सीडेंट नहीं है, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट। ठीक है? सेकंड वाला देखो। ए ने क्या किया? जहर मिला दिया बी के खाने में, और वो गलती से सी खा गया। तो क्या ये एक्सीडेंट है? मुझे बताइए क्यों एक्सीडेंट नहीं है? व्हाई इज इट नॉट एन एक्सीडेंट? ए ने बी के खाने में जहर मिलाया, वो चाहता था बी मर जाए, लेकिन मर गया सी। व्हाई इज इट नॉट एन एक्सीडेंट? ये एक्सीडेंट क्यों नहीं है? इंटेंशन टू मर्डर वॉज प्रेजेंट, डजेंट मैटर हुज मर्डर। ठीक है, इंटेंशनली किया है, और साथ में ना इट वॉज समथिंग दैट वॉज नॉट लीगल, राइट? और यहां पर इट इज नॉट समथिंग विच वॉज लॉफुल। जो लॉफुल वाला फैक्टर है, अगर आप इसमें इंटेंशन की बात करेंगे तो इंटेंशन तो गलत थी ही थी।
बट जिसके प्रति इंटेंशन गलत थी वो तो मरा नहीं। लेकिन यहाँ पर इट वॉज नॉट लॉफुल। हमारी रिक्वायरमेंट थी ना कि जो एक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लॉफुल एक्ट होना चाहिए। यहां पर लिखा है दैट इज सपोज टू बी अ लॉफुल एक्ट डन इन अ लॉफुल मैनर विद लॉफुल मीन्स। तो इसमें कुछ भी लॉफुल नहीं है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि ये एक्सीडेंट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें कुछ भी लॉफुल नहीं था। ठीक है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है दैट इट इज, जब हम प्रॉपर केयर एंड कॉशन की बात करते हैं तो ये हमेशा कोर्ट क्या कहती है, इट इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ रीजनेबल एंड अ प्रूडेंट मैन। प्रॉपर केयर एंड कॉशन की डेफिनेशन सबकी अलग अलग हो सकती है। इफ आई एम हैंडलिंग अ चाइल्ड, लेट्स से एक बच्चा है, मैं हैंडल कर रहा हूँ और उसको कोई और हैंडल कर रहा है, सबकी अलग अलग डेफिनेशन होगी। मे बी एक जना कहेगा ठीक है इसको मिट्टी में छोड़ दो खेलने के लिए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शायद मैं होऊंगा तो मैं कहूँगा नहीं, इन्फेक्शन हो जाएगा, वहां मत भेजो, हाथ में रखो, या जो भी। तो सबकी अलग अलग केयर एंड कॉशन की डेफिनेशन होगी। लेकिन एक रीजनेबल और समझदार इंसान की क्या डेफिनेशन होगी, वो क्या कहेगा कि केयर एंड कॉशन क्या है। कोर्ट उसको कंसिडर करता है। कोर्ट कहता है कि हम केयर एंड कॉशन एक समझदार इंसान की सोच के हिसाब से मान के चलेंगे कि एक समझदार इंसान केयर किसको कहता है या कॉशन किसको कहता है। लेट्स से मैं सपेरा हूं और मेरा एक बच्चा है, और मुझे आदत है सांपों के बीच में अपने बच्चे को छोड़ देने की, तो क्या हम उसको प्रॉपर केयर एंड कॉशन कहेंगे? नहीं। वो एक समझदार इंसान के हिसाब से केयर एंड कॉशन नहीं है। मे बी मेरे घर पे वो चीज होती है बिकॉज मैं सपेरा हूं, या मेरे पास सांप रहते हैं, या फिर मैंने बहुत सारे सांप पाल रखे हैं, या मेरे पास जंगली जानवर हैं और मेरा बच्चा वहीं पे खेलता रहता है, इट इज ऑल सेफ फॉर हिम। लेकिन फ्रॉम अ प्रूडेंट मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, केयर एंड कॉशन क्या है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है सेक्शन 19, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की बात करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी ये कहता है कि, सॉरी सर स्टडी करते हुए टाइम, कोई बात नहीं समझो, दैट्स रियली फाइन। बट आई होप आपने ग्रुप पे डाल दिया था, क्योंकि आपके ऊपर ना लोग रिलाई करते हैं यूपीएससी ग्रुप में। तो आई एम ग्लैड आप आ गए हो, लेकिन ग्रुप पे आपका डालना बहुत जरूरी हो जाता है वहां पर, क्योंकि नूर सभा भी शायद आप पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गुड टू हैव यू यार सिमरनजोत। आगे चलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की बात करते हैं कि अगर एक बड़ा लॉस बचाने के लिए अगर मैंने छोटा लॉस कर दिया, एक नेसेसिटी थी। यानी कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरी गाड़ी बिल्कुल एक सही स्पीड पे चल रही है, बाय चांस एक्सीडेंटली ऐसा हुआ दैट ब्रेक फेल हो गया। पहली स्थिति तो ये थी कि मैं लॉफुली गाड़ी चला रहा था, मैं 18 से ऊपर का हूं, मेरे पास लाइसेंस था, सारे डॉक्यूमेंट्स थे, तो सारा कुछ सही है, सब कुछ लॉफुल है, गाड़ी भी बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। बट एकदम से एक नई गाड़ी के अंदर ब्रेक फेल हो जाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, विच वॉज समथिंग जो कि मेरे हाथ में नहीं था। अब इधर से एक छोटे बच्चों की एक गाड़ी आ रही है जिसमें छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, और इधर से एक अकेला आदमी है, और मुझे किसी एक में गाड़ी भिड़ानी पड़ेगी। आई वुड हैव टू, किसी के साथ टक्कर होगी मेरी, या तो इधर होगी या इधर होगी। तो अगर मैं बच्चों की बड़ी गाड़ी बचाने के लिए, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारे लोग हैं, एक इंसान को टक्कर मार देता हूं, तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के अंडर मुझे प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि इट वाज नॉट समथिंग इन माय हैंड। वो सिर्फ एक नेसेसिटी की उस टाइम पे एक रिक्वायरमेंट थी। ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है, शिप्स के कुछ रूल होते हैं, तो अगर आप शिप पे जा रहे हैं और कुछ ऐसा होता है, आपका भी और सबका बहुत सारा सामान है, और कोई एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि शिप डूब रहा है और शिप को हल्का करना है, और सबका सामान पानी में फेंक दिया जाता है, तो दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। या फिर लेट्स से एक शिप है, वो चल रहा है, दो बोट आ रही हैं, एक तरफ जो बोट है उसके अंदर 10 लोग बैठे हैं, एक तरफ जो बोट है उसमें 2 लोग बैठे हैं। शिप की मजबूरी है कि उसको कहीं ना कहीं मोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शिप शायद जल सकता है या खत्म हो सकता है, या किसी ना किसी डायरेक्शन में शिप को ले जाना है उस टाइम पर, कंडीशन कुछ ऐसी है। तो वहां पर अगर वो 2 लोगों वाली बोट को कुचल देता है, उससे टकरा जाता है, वो 2 लोग मर जाते हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी उसकी प्रोटेक्शन में आ जाता है। ठीक है।
तो नेसेसिटी का मतलब ये है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, आई डेंट हैव एनी अदर ऑप्शन, और एक बड़े लॉस को बचाने के लिए मैंने छोटा लॉस किया, चाहे वो किसी की जिंदगी का लॉस था, लेकिन डिपेंड करता है उस टाइम फैक्ट्स कैसे हैं। ठीक है, तो एक बार हैव अ लुक एट दिस डेफिनेशन। यहाँ पर क्या है कि नॉलेज है, नॉलेज है, पूरी नॉलेज है। अगर मैं एक छोटी बोट के अंदर अपने शिप को घुसा रहा हूँ और मुझे पता है वहां पे दो लोग मर जाएंगे, तो पूरी नॉलेज है मुझे, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं करूंगा तो फिर बड़ी वाली बोट की तरफ टक्कर होगी और वहां पर ज्यादा लोगों की डेथ हो जाएगी। बट यहाँ पर क्या है, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, देयर इज नो क्रिमिनल इंटेंशन एज सच। गुड फेथ ऑब्वियसली जरूरी है। गुड फेथ मतलब मेलिस नहीं है, मेलिस का मतलब देयर इज नो बैड इंटेंशन। ठीक। अब ये जो इसका मैक्सिम है, ये मैक्सिम अगर आपको याद रहे तो अच्छा है, इट इज नेसेसिटास नॉन अबेत लेजेम, नेसेसिटी नोज नो लॉ। अगर ना भी वर्ड बाय वर्ड याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग हमेशा मैक्सिम लिखते हैं एज एडवोकेट्स तो या एज लॉयर्स, तो अच्छा लगता है। हमारे पेपर्स भी ऐसे ही होते हैं ना, वी ऑलवेज राइट आवर मैक्सिम्स। अब आते हैं सेक्शन 20 पर, विच इज 82 ऑफ आईपीसी। बात आती है यहाँ पर 7 साल के, 7 साल से नीचे के बच्चे की। हम सब जानते हैं कि अगर कोई बच्चा जो कि 7 साल से नीचे की एज का है और वो कोई ऑफेंस करता है, तो उसको डॉली इनकपैक्स कहते हैं। डॉली इनकपैक्स का मतलब कि उसको समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है। तो 7 साल से नीचे का बच्चा कुछ भी करता है, दैट इज नॉट अ क्राइम, वो एक्सेप्शंस के अंडर आता है। ठीक है, और इसमें ना कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, यानी कि इट इज नॉट अ क्वालिफाइड सेक्शन के अगर ऐसा होगा तो हम मानेंगे कि वो समझता था या नहीं समझता था उस एक्ट को, नहीं। 7 साल से नीचे का मतलब बरी होगा। लेकिन आर्टिकल 21 क्या कहता है, जो 83 है ऑफ आईपीसी, वो कहता है कि अगर 7 से 12 साल के बीच का बच्चा है, अगर 7 years to 12 years के बीच का बच्चा है, तो वहां पर हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो उतना मेच्योर था कि वो उस एक्ट को समझ सके या नहीं समझ सके, उसका अंडरस्टैंडिंग क्या थी, वो कितना उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ पा रहा था कि वो जो कर रहा है वो कितना गलत है। 7 से 12 साल के बीच का अगर बच्चा है, तो वहां पर हमें जज करना पड़ेगा। सो दिस इज एक्चुअली क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब कि इम्यूनिटी यहाँ पर एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है। 7 साल के नीचे तो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, 7 से 12 के बीच में इट्स नॉट एब्सोल्यूट। वहां पर देर इज अ क्वालिफिकेशन इन्वॉल्व कि कितना समझ पा रहा है, कितना नहीं समझ पा रहा है एक्ट को। ठीक है, तो जो अक्यूज थी वो एक वाइफ थी किसी की, बहुत पहले की बात है, ये 10 साल की बच्ची थी जो कि पत्नी थी, किसी किसी की वाइफ थी। उसने अपने हस्बैंड को मार डाला, और उसने क्या किया, जाकर वो छुप गई खेतों में, फील्ड में छुप गई। तो यहाँ पर यही कहा गया दैट शी वाज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ एक्ट। अगर वो नेचर ऑफ एक्ट ना समझती, नेचर ऑफ एक्ट ना समझने का मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ एक्ट ना समझने का मतलब ये होता है कि मैंने वो कर दिया लेकिन मुझे लग रहा है वो खेल है, या मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब मैंने किसी को लेट्स से, जैसे इंसेनिटी में होता है जो लीगल इंसेनिटी कहलाती है, कि मैंने किसी का सिर इसलिए फोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा वो तरबूज है और मुझे कुछ खाने को मिलेगा, तो ये लीगल इंसेनिटी है। ये मेडिकल इंसेनिटी से भी एक लेवल आगे है। तो यहां पर अगर वो बच्चा 7 से 12 के बीच का बच्चा अगर ये समझ पा रहा है कि उसने कुछ गलत किया है, या उसको नेचर ऑफ द एक्ट समझ में आ रहा है, उसने डिफेंस में अपने आप को छुपा लिया, हथियार छुपा दिया, या वो किसी के पास चला गया बताने के लिए कि मैंने ऐसा किया है और ये गलत हुआ है मेरे हाथ से, या वो पुलिस के पास चला गया, या उसने पुलिस को बुला लिया, तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं इनसे पता लगता है कि ही वॉज अवेयर ऑफ द एक्ट। उसको पता था कि ये जो एक्ट है ये गलत है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत है। तो अगर एक बच्चा, जो दूसरा एग्जाम्पल ये कह रहा है कि लड़का है, उसने चाकू उठाया और जोर जोर से चिल्लाते हुए एक इंसान को मारने के लिए दौड़ा कि मैं तुझे काट डालूंगा, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तो ऑब्वियसली उसको पता है टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उस आदमी के। उसको नेचर ऑफ द एक्ट पता है। ऐसा नहीं है कि वो बचपने में खेलते हुए कर रहा है,
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक बच्चे ने कहा कि आज मैं पापा के साथ खेलूंगा, उनकी गन उठाकर उनको गोली मारूंगा और रात को मैं और पापा घूमने जाएंगे। तो यहाँ पर उसको नेचर ऑफ द एक्ट नहीं पता ना, कि मैं गोली मारूंगा और फादर मर जाएगा, ये उसको नहीं पता। उसको लगता है खेल है शायद। लेकिन यहाँ पर अगर वो उसको कह रहा है मैं तुझे मार डालूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा विद अ नाइफ इन हिज हैंड, दैट मीन्स ही इज क्वाइट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर उसको क्या माना जाएगा, दैट ही वुड बी फाउंड गिल्टी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आज मैंने काफी जल्दी चलाया है, मैं बोर होने लग गया था बहुत ज्यादा लंबा लंबा खींच खींच के, एक्सेप्शंस पे इतना टाइम देना नहीं होता। लेकिन एसेंशियल्स अगर सारे हो जाएं, एसेंशियल्स होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सारी डेफिनेशन के एसेंशियल साथ साथ आते जाए, समझ आते जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी ये वाला एग्जाम्पल देखो, थर्ड वाला एग्जाम्पल खुद पढ़ो, मुझे बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। 9 साल का बच्चा है, उसने एक नेकलेस चुराया 100 रुपए का, उसको 20 रुपए में बेच दिया, और बाद में उस 20 रुपए को मिस अप्रोप्रिएट कर दिया। तो अगर वो मिस अप्रोप्रिएट करने की पावर रख रहा है, इसका मतलब उसको पता है ना नेचर क्या है उस एक्ट का। तो यहाँ पर ही वुड बी फाउंड गिल्टी। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही था। अब मैं सोच रहा हूँ आज कॉन्स्टिट्यूशन ना करें, कॉन्स्टिट्यूशन कल कर लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन कल करते हैं, विल डू कॉन्स्टिट्यूशन टुमारो, राइट? ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।